संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, काल और आज दोनों दिन के समाचार एक के संग लेकर के हाजिर हुए हो। काबर की मोर कति कालंग पूरा लाइट गोल रही तब वीडियो शूट नहीं कर पाए भाई। एक बार दोनों दिन के समाचार एक संग एक के वीडियो में नक्की कर देते हैं। समाचार बहुत महत्वपूर्ण बहुत जरूरी वाला है, तो सुना समझा नोट करा आओ पढ़ा भी। हिंदी में आता हूँ, समाचार को शुरू करता हूँ। पहला समाचार, राज्य में लौह अयस्क उत्खनन में निजी क्षेत्र का प्रवेश। छत्तीसगढ़ सरकार अभी नक्सल उन्मूलन नीति पर जोर शोर से कार्य कर रही थी और अब जमीनी स्तर पर हम उसका परिणाम देख पा रहे हैं। क्या देखने को मिल रहा है हमें ये देखने को मिल रहा है कि बस्तर अंचल में निजी क्षेत्र अब लौह अयस्क उत्खनन का कार्य प्राप्त कर सकेंगे। क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ की 4 खदानें हैं जिनको निजी क्षेत्रों को नीलामी प्रक्रिया में प्राप्ति हुई। उन क्षेत्रों को अब यहाँ निजी क्षेत्र अपने दोहन का कार्य कर सकेंगे और छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व मिल सकेगा। जब तक नक्सलवाद उस जगह पर फैला हुआ था तो यह हो पाना बहुत हद तक संभव नहीं था। अब निजी क्षेत्रों का प्रवेश होना प्रारंभ हो जाएगा। इससे ऊंट किस करवड़ जाएगा वो अलग विचार का विषय है, पर हमारे पास ये जानने के लिए जरूरी है कि वो कौन कौन से ब्लॉक हैं। कौन कौन से ब्लॉक हैं? सबसे पहले चलते हैं दंतेवाड़ा में चित परिचित बेलाडीला की खदान। 14 निक्षेप कुल है वहां से कुल 3 निक्षेप जो है वो नीलाम कर दिए गए हैं। कौन कौन से निक्षेप नीलाम किए गए? बेलाडीला निक्षेप एक का ए जो प्राप्त हुआ आर्सेलर मित्तल ग्रुप को, दूसरा भी बेलाडीला का ही एक का बी, वो भी आर्सेलर मित्तल को ही मिला है। तीसरा बेलाडीला निक्षेप एक का सी, वो रुंगटा कंपनी को मिला है। 3 कंपनियां हो गई। चौथा कौन सा है? हाहा लद्दी वाला कोल आयरन माइन। और ये कहाँ है हाहा लद्दी आयरन माइन? ये आपको पड़ेगा कांकेर में। तो ये है किसको मिला है? सागर स्टोन। इस तरह से हम निजी कंपनियों को पहली बार आयरन और उत्खनन में प्रवेश करते हुए देख पा रहे हैं। एनएमडीसी इससे पहले उत्खनन का कार्य कर रही थी और भिलाई स्टील प्लांट भी उत्खनन कर रही थी। रावाघाट माइन जो है वो क्षेत्र, और जो इससे पहले दल्ली राजरा क्षेत्र थी बालोद की, वहां के लिए। बाकी बेलाडीला के लिए एनएमडीसी लगातार उत्खनन कर रही थी। अब निजी क्षेत्र का प्रवेश हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ को ऐसा कहा जा रहा है कि खनिज राजस्व में लाभ होगा। कितना लाभ होगा ये? तो ऐसा माना जा रहा है कि राज्य को सालाना 4,985 करोड़ रुपए मिल पाएगा और आने वाले 50 सालों का अनुमान भी लगा लिया गया है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं करोड़ रुपए में हम राजस्व कमा पाएंगे। तो देश के कुल लौह अयस्क का छत्तीसगढ़ जो है वो 20% आपूर्ति करता है या उत्खनन करता है। हम दूसरे स्थान पर मौजूद हैं इस मामले में। आज ही छत्तीसगढ़ सरकार ने यह आंकड़ा भी प्रकाशित किया है। तो ये सब कुछ मिला आज के नवभारत समाचार पत्र से। ये उसी के फ्रंट पेज की खबर थी। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, निजी क्षेत्र का प्रवेश हो जाना। 44 अब तक खनिज ब्लॉक देश में नीलाम किए जा चुके हैं निजी क्षेत्रों में, और उनमें से हमारे यहाँ ये सबसे नए ब्लॉक्स हैं। बेलाडीला मैं दोबारा दोहराता हूँ, 3 ब्लॉक, एक का ए बी और सी आर्सेलर मित्तल ग्रुप को 2 मिले हैं और एक मिला है रुंगटा कंपनी को। और मैं दोबारा दोहराता हूँ, हाहा लद्दी कहाँ की है? कांकेर की। वो किसे मिली है? सागर स्टोन नाम की कंपनी को, जो आपको याद रखना है। फिर आते हैं अगले समाचार पर, जो कि अगेन बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के लिए एक उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान या उपलब्धि प्राप्त हुई है। सम्मानित क्यों किया गया? आधार कार्ड बनाने के लिए। पर किसका? ऐसे लोग या छोटे बच्चे कहना चाहिए मुझे, 5 साल से लेकर के 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं उनके आधार कार्ड निर्माण के साथ साथ बायोमेट्रिक सीडिंग के लिए ये सबसे बेहतर कार्य करने वाला राज्य साबित हुआ छत्तीसगढ़, और इसलिए छत्तीसगढ़ को चिन्हांकित करके उसे अवार्ड भी दिया गया। तो आप सबको पता ही है कि 5 साल तक के लिए बनने का अलग तरीका होता है। 5 साल हो जाने के बाद बच्चे के उसके उंगलियों के छाप और आंखों के रेटिना का जो स्कैनिंग आदि किया जाता है, जिसको बायोमेट्रिक पहचान कहते हैं। तो वो काम करने में छत्तीसगढ़ सबसे अग्रणी राज्य हुआ और इसलिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान प्राप्त हुआ। बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगला न्यूज है हमारे पास छत्तीसगढ़ में एक सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना को लेकर। ऐसा माना जा रहा है कि ये देश में अब तक का बनने वाला सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। इनफैक्ट समाचार पत्र में तो यही बोल करके आज प्रसारित किया गया है, प्रकाशित किया गया है। कहाँ बनने वाला है? नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर 22 में। कितने क्षेत्र में बनेगा? तो 3.23 हेक्टेयर। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, नया रायपुर अटल नगर जिसे कहा जाता है, वहां सेक्टर कौन सा होगा? 22, और 3.23 एकड़ में बनेगा। इसको देश के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर कारखाने के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। क्या करेगा ये? इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे
उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने का काम करेगा। ऐसे युवा जो इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, इसके अलावा इस क्षेत्र में कार्य करने के उत्सुक हैं, उनको एक अवसर प्रदान करेगा, रोजगार भी सृजित होगा और नए उद्यमी भी बन सकेंगे। इसके निर्माण के लिए 108.43 करोड़ की लागत तय की गई है, जिसमें राज्य की हिस्सेदारी 33.43 करोड़ है। बाकी की बड़ी राशि आ रही है 75 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 योजना के तहत, जो केंद्र सरकार वहन करेगा। इसका भी हमें खास ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु निर्माण और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आज के पत्रिका समाचार पत्र से ये समाचार मैं आपके लिए कलेक्ट किया। बात करते हैं अगली न्यूज पर। ये जिन शख्स को आप यहाँ देख रहे हैं, अब खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति होंगी। नाम क्या है इनका? प्रोफेसर लवली शर्मा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में ये प्रोफेसर की भूमिका ही निभा रही थी, पढ़ा रही थी, और वहाँ से अब सीधे हमारे खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, जो संगीत यूनिवर्सिटी है, इसके कुलपति के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई है। किनके द्वारा की गई नियुक्ति? राज्यपाल महोदय रमन डेका इनकी नियुक्ति किए। ये बहुत बड़ा समाचार रहेगा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक ही संगीत विश्वविद्यालय है, और चूंकि वो एक ही है और वहाँ की नियुक्ति बड़ी महत्वपूर्ण साबित हो जाती है, हर बार प्रश्नों में दिखती रहती है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। वैसे ख्याति प्राप्त हैं काफी, सितार बजा लेती हैं, वीणा बजा लेती हैं, संगीत की तो एक्सपर्ट हैं ही काफी, संगीत हैं, संगीत शिक्षक हैं, और एक नया टर्म लिखा हुआ था संगीत चिकित्सक। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, पर अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं संगीत चिकित्सक किसे कहते हैं, वो लिखा हुआ था। सितार वादन की एक परंपरा है, मैहर परंपरा, उसमें ये पारंगत है। कुछ किताबें भी इन्होंने लिख रखी है। मैं कोशिश करूंगा इन किताबों के नाम भी आपको आगे बता सकूं। खैरागढ़ विश्वविद्यालय का अगर इतिहास जानना चाहें तो खैरागढ़ विश्वविद्यालय 14 अक्टूबर साल 1956 में बना। खैरागढ़ के ही राजा रहे वीरेंद्र बहादुर और उनकी पत्नी रानी पद्मावती ने अपनी बालिका, जिनकी मृत्यु हो गई थी कम आयु में, उसकी याद में अपना महल भेंट किया, दान दिया, और उसी महल पर ये संचालित हो सका। तो ये देवी इंदिरा जो है उनके नाम पर है, ना कि प्रधानमंत्री इंदिरा। कई बार ये भ्रम हो जाता है, छात्रों को ध्यान रखेंगे। तो देवी इंदिरा के नाम पर अपना कमल विहार पैलेस जब भेंट कर दिया गया, तो उसी कमल विहार पैलेस पर 1956 से उस समय मध्य भारत का कह लीजिए या हमारे छत्तीसगढ़ और एमपी को मिला करके एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय हुआ करता था। खैर, बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है पाम ऑयल वाले ट्री की खेती छत्तीसगढ़ में कहाँ की जा रही है। कोंडागांव वो जिला है जहाँ ये कार्य किया जा रहा है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में चाहे वो नारियल हो या पाम ऑयल वाले ट्रीज की खेती हो या पाम ट्री जिसे कहते हैं, उन दोनों में कोंडागांव अग्रणी साबित हो रहा है। इसे प्रायोगिक तौर पे पहले मात्र 20 एकड़ में लगाया गया था। योजना अपना रंग दिखाने लगी, धीरे धीरे क्षेत्र भी बढ़ने लगा। बढ़ते हुए इस वित्तीय वर्ष के दौरान 100 एकड़ क्षेत्र में यह विस्तारित हो चुका है और अगले वर्ष के लिए 150 एकड़ में इसका विस्तार करने की योजना है। योजना इसलिए भी रंग ला रही है क्योंकि जलवायु कोंडागांव की सुटेबल लग रही है पाम ऑयल ट्री जो है उसके उत्पादन को ले। ध्यान रखेंगे, एक योजना चल रही है केंद्र सरकार द्वारा, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, और वो पाम ऑयल के लिए खास तौर पे 2021 में वो शुरू हुई थी और इसका लक्ष्य रखा गया था 2026 तक, यानी जो आने वाला वर्ष है, भारत में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसका विस्तार करना। उसमें हमारे यहाँ से कौन सा जिला भूमिका निभा रहा है, याद रखेंगे, जिला का नाम है कोंडागांव। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? पाम ऑयल सीड्स, जिससे तेल बन सकेगा, खाने योग्य तेल। फिर बात करते हैं कुपोषण संबंधी एक पखवाड़ा है, पोषण पखवाड़ा, वो प्रारंभ किया गया है। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलेगा। ये 7वां चरण है पोषण पखवाड़ा का। पखवाड़ा यानी होता है 15 दिन का जो समूह है उसे हम कहते हैं। उद्देश्य तो सिंपल है, राज्य में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और कुपोषण उन्मूलन की नीति को और बेहतर रूप से क्रियान्वित करने का लक्ष्य है। जीवन के पहले सुनहरे 1000 दिन इसको सेलिब्रेट करने का प्रयास किया जाता है। ध्यान रखें, अगर पिछली रिपोर्ट देखें, जो स्वास्थ्य रिपोर्ट आई थी 5वें वाली, छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की दर 31.3% पाई गई थी, जो कि यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय औसत उस समय 32.1, उससे थोड़ा ही ठीक ठाक है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आज पत्रिका समाचार पत्र में ये भी उपलब्ध था, इनफैक्ट हर समाचार पत्र में मौजूद था। अगली न्यूज पर आते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी। छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं आर्चर्स प्रोड्यूस करने की, तीरंदाज प्रोड्यूस करने की, और इस कड़ी में हमारे यहाँ एक तीरंदाजी अकादमी स्थापित की जा रही है, नई वाली। इससे पहले भी हमारे पास एक है और एक अब ये बनेगी। कहाँ बनेगी? तो नवा रायपुर,
अटल नगर सेक्टर 33 है ये वाला, ध्यान रखेंगे सेक्टर्स में कंफ्यूजन होता है। तो नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर 33 में बन रहा है, ऊपरवारा गांव है जहां इसे बनाया जाएगा। एकड़ याद करने की तो जरूरत नहीं है, न्यूज में उपलब्ध था, मैं बता दे रहा हूँ, 10.03 एकड़ पे। कौन इसको बना रहा है? खेल और युवा कल्याण विभाग। और किस मद से बना रहा है? तो एनटीपीसी के सीएसआर मद से। क्या होता है सीएसआर मद? सीएसआर मद यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी उद्योग अगर आपके क्षेत्र में साधन संसाधनों का प्रयोग करता है तो वो आपके क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदारी भी लेता है। ये उस कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है, उसके लिए एक अलग फंड बना करके रखा जाता है, उसे ही कहते हैं सीएसआर मद। तो उस मद से ये राशि दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी और तीरंदाजी अकादमी बनाई जाएगी। ये इंडोर और आउटडोर दोनों तर्ज पे होगी। एक चीज हमें ध्यान रखना है जो कि पहले भी पूछा जा चुका है, बिलासपुर के शिवतराई में ऐसी एक अकादमी 2005-06 से पहले भी संचालित होती आई है और वो ऐसे खिलाड़ी प्रोड्यूस कर भी चुका है जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है नेशनल खेल में कम से कम। तो हमारे पास नया हो जाएगा, नया रायपुर में, और पहले से कहाँ है? बिलासपुर के शिवतराई में। दो डाटा याद रखेंगे। फिर बात करते हैं खेलो इंडिया। अभी देखिए खेल के ही समाचार थे, कल का समाचार पत्र है ये। खेलो इंडिया से अधोसंरचना निर्माण घोषणा कहाँ होने वाला है? राजनांदगांव में। क्या बनाने वाले हैं? सिंथेटिक एथलेटिक रनिंग ट्रैक जो होता है, इस तरह की जो संरचना होती है वो बनाई जाएगी। हालांकि यहाँ 8 लेन वाला है, हमारे यहाँ 8 लेन तो नहीं बन रहा है, 4 लेन वाली ये बनाएगी। 800 मीटर दूरी होगी उसमें, और जो बच्चे हैं तैयार एथलीट तैयार होना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर अवसर भी मिल सकेगा। खेल संरचनाओं पे काफी काम हो रहा है। 6 करोड़ 36 लाख रुपए का बजट केंद्र ने इसको पारित करके दे दिया है। खेलो इंडिया योजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है राजनांदगांव में। एथलेटिक्स ट्रैक 4 लेन वाली 800 मीटर। खेलो इंडिया योजना क्या है? 2018 में दिल्ली से शुरू हुई थी, केंद्र प्रायोजित योजना है, देश की खेल प्रतिभाओं को तराशने संबंधी। अगली न्यूज पर बात करते हैं, राज्य क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। ये तो हमारे यहाँ की है, अपनी है, और कुछ नई घोषणाएं हुई हैं इसमें। बजट में भी इसका उल्लेख था और इसके कुछ प्रावधानों को कल समाचार पत्र में प्रमुखता से छापा गया था। जानने का प्रयास करते हैं बिना हड़बड़ी के, इत्मीनान से, क्योंकि हर प्रावधान जरूरी है। राज्य क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना में 50 करोड़ रुपए का बजट अलग किया गया है इस बार, वित्तीय प्रावधान। और क्या बोला गया है? नए स्टेडियम बनेंगे। यदि संभाग स्तर पर कोई स्टेडियम बन रहा है तो उसकी लागत 15 करोड़ हो सकेगी, जिससे वो तैयार किया जाएगा। यदि कोई स्टेडियम जिला स्तर पर बनाया जा रहा है तो वो 8 करोड़ का होगा। ये ध्यान रखें, आउटडोर स्टेडियम की बात हो रही है। संभाग पे 15, जिला पर कितना करोड़ मिलेगा? 8, ब्लॉक लेवल पे बनेगा तो 3 करोड़। पर यदि इन्हीं में से कोई भी आउटडोर की जगह इंडोर बने तो क्या होगा? इंडोर स्टेडियम बनने के लिए 6 करोड़ की राशि मिलेगी, चाहे वो संभाग हो, जिला हो, ब्लॉक हो या नगर के किसी और क्षेत्र के स्तर पर हो तो 6 करोड़ राशि। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल या राष्ट्रीय खेल में भाग लेने के लिए जब खिलाड़ी जाते हैं तो उनकी यात्रा भत्ता का क्या हो, इसको अब केंद्र सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार भी योजना को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कह रही है कि यात्रा भत्ता वहन वो खुद करेगी। तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी चाहे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल में भाग लेने जाएं, उसका खर्च सरकार वहन करेगी और इसके लिए 3 लाख रुपए का अलग से बजट रखा गया है। तो कुछ परिवर्तन है और खेल प्रतिभाओं को तराशने का अवसर है। तो दोबारा दोहरा लेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंकड़े, याद रखेंगे। बात करते हैं अगली न्यूज पर। छत्तीसगढ़ में योग ओलंपियाड कहाँ होने वाला है? योग ओलंपियाड हमारे मुख्यमंत्री के जिले में होने वाला है, और जो भी मुख्यमंत्री साहब से जुड़ा हुआ है वो अभी आपके लिए चर्चा का और याद करने का विषय होना चाहिए। तो योग ओलंपियाड होने वाला है जशपुर जिला में। आयोजन इसका कर रहा है छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण विभाग। योग आयोग छत्तीसगढ़ में कब से है? 2017 से क्रियान्वित है। अभी उसके अध्यक्ष हैं रूप नारायण सिन्हा जी, नवनियुक्त अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा जी, और उनके देखरेख में जशपुर में ये बड़ा आयोजन किया जाने वाला है। बाकी योग दिवस के बारे में तो आप जानते ही हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिलाया और उसकी घोषणा 11 दिसंबर 2014 को की गई थी कि प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं 21 जून ही क्यों योग दिवस मनाने के लिए? क्या खास है ऐसा 21 जून में? पता हो तो कृपया बताएं, अच्छा लगेगा। अगली न्यूज पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में धान नीलामी सूचना। देखिए ये नीलामी जो है वो निजी क्षेत्रों के लिए है, क्योंकि ऐसे तो छत्तीसगढ़ धान उठाव कर चुका है। इसके अलावा केंद्र सरकार को एक निश्चित जो धान की मात्रा है वो भेजी जाती है, राज्य कुछ अपने प्रयोग के लिए रखता है। इसके बाद जो अतिशेष धान बचता है
उसका प्रयोग किया जाता है निजी क्षेत्रों में नीलाम करके उनको खरीदने का अवसर देने में। हमारे यहाँ इस बार अतिशेष धान बच रहा है 35 लाख मीट्रिक टन, उसकी नीलामी की जाएगी। इसमें छत्तीसगढ़ जो है अभी सेंट्रल पूल में और FCI के राज्य पुल में, यानी राज्य को जितना भंडारण करके रखना ही पड़ता है, उस पुल में जमा कर दिए जाने वाले धान, राज्य द्वारा प्रयोग कर लिए जाने वाले धान के अलावा बचे हुए धान को ही गिन रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं, जैसे राज्य द्वारा खरीदा गया धान कितना था, लगभग 149 लाख मीट्रिक टन। सेंट्रल पुल यानी केंद्र को हम कितना जमा कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं 70 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, आधे से थोड़ा कम कह सकते हैं, पर ये हम जमा कर रहे हैं। FCI जो राज्य का है, जहां हमको भंडार रखना ही पड़ता है जितना, वो है 14 लाख मीट्रिक टन। इसके अलावा राज्य कुछ हिस्से को अपने प्रयोग के लिए यूज करेगा और नीलामी के लिए 17 अप्रैल 2025 को निजी कंपनियों को बुलाया जाएगा। 35 लाख मीट्रिक टन धान नीलाम किया जाएगा। तो ये थे कुछ समाचार जो आपको जानने जरूरी थे। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार हैं जो आने वाले एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बहुत काम आएंगे। तो ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए। कोई भी डाउट हो तो मुझसे संपर्क करिए। कोई नए तरह का वीडियो चाहिए तो आप अपने जानकारियों को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ध्यान से सुनने के लिए, अगर आप तक सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।